मूवी के स्टार्ट में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जानवर ही थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है। तभी यहाँ हम एक रोबोट की बॉडी देखते हैं और साथ ही कुछ जानवर देखते हैं, जैसे कि बीवर्स थे। वो रोबोट के पास आते हैं और एक्सीडेंटली उसे चेक करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। हम इस फ्यूचर की बात कर रहे हैं जहाँ रोबोट इंसानों की मदद के लिए बनाए जाते थे। तो जैसे ही रोबोट एक्टिवेट होता है तो हम देखते हैं कि आसपास कुछ और रोबोट भी थे और उस रोबोट को बनाया ही इंसानों की मदद के लिए गया था। इसी वजह से वो हर किसी से अपना प्रमोशन करते हुए कह रही थी कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ। मेरा नाम रोजन है और आप मुझे रोज भी बुला सकते हैं। लेकिन इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ रोज ने अपनी मुसीबतें ही बढ़ाई थी। वो जिस जानवर के पास जा रही थी उससे कहीं ज्यादा वो उन जानवरों को डरा रही थी और साथ ही खुद भी जख्मी होती जा रही थी। गाइस, हमें काफी खूबसूरत मनाजिर दिखाए गए हैं। हर एक लम्हा, जैसे कि तितली का उड़ना, उसका जानवरों के पीछे भागना, लेकिन जानवरों का उल्टा उसे ही मारना पीटना। अब रोज को लगने लगा था कि यहाँ जो भी स्पेशीज हैं, रोज को उनकी जुबान समझनी पड़ेगी। इसी वजह से वो बैठकर सबसे पहले यहाँ की जुबान को एनालाइज करने लगती है। यहाँ के सारे जानवर उसे मॉन्स्टर कहने लगे थे, क्योंकि एक तरह से ये उनके लिए ऐसी चीज थी जो उन्हें कभी भी खत्म कर सकती थी। रोज की बहुत कोशिश करने पर भी जब वो किसी की जुबान नहीं सीख पाती तो उसके पास एक ऐसा ट्रांसमीटर था जो उससे सीधा मैन्युफैक्चरर्स के पास वापस भेज सकता था। रोज को लगा था कि वो अपने मिशन में फेल हो गई है और किसी को भी अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रही। इसी वजह से वो अपने ट्रांसमीटर को स्टार्ट करती है, लेकिन जैसा कि जंगल में काफी सारे जानवर थे, जिनमें से कुछ जानवर चोर भी थे, तो वो रोज के ट्रांसमीटर को चुरा ले जाते हैं और यहाँ तक के रोज के जिस्म के सारे हिस्से भी अलग कर देते हैं। रोज जैसे तैसे करके अपने जिस्म को दोबारा जोड़ती है। वो उस ट्रांसमीटर को वापस लाने के लिए जाती है। इसी भागदौड़ के बीच उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीछ भी पड़ जाता है। इसी दौरान उसके हाथों से गलती से एक घोंसला टूट जाता है जो कि गूस का था। ये ऐसे परिंदे हैं जो हमेशा हिजरत किए करते हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक अंडा बचता है, बाकी उस गूस की पूरी फैमिली मर जाती है। उस वक्त तक रोज को जानवरों, अंडों और जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। रोज उस अंडे को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी यहाँ एक और चोर आता है जो कि एक चालाक लोमड़ी थी। उस लोमड़ी का नाम फिंक था, जो अंडे को रोज से चुराने की कोशिश करती है और बहुत शातिर तरीके से चुराकर तकरीबन भाग ही गई थी और उसमें से बच्चा बाहर आने लगता है। रोज को लगा कि शायद इससे कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन जैसे ही वो छोटा सा गूस बाहर निकलता है, वो रोज को अपनी ही माँ समझने लगता है और उसे बहुत प्यार से देखता है। रोज कहीं ना कहीं एक्टिवेट होती है और उसे लगता है कि शायद यही बच्चा उसे उसका पहला ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे पाएगा, लेकिन ये छोटा सा गूस तो अपनी माँ को देखकर बस उसके आसपास घूमने लगता है। रोज को समझ में आ गया था कि अब उसका कुछ नहीं बनेगा। इसी वजह से वो वहां से जाने लगती है, लेकिन छोटे से गूस ने तो रोज का पीछा छोड़ा ही नहीं। तभी हम यहाँ कुछ पोसम को देखते हैं, ऐसे जानवर जो मुसीबत आने पर हमेशा मरने की एक्टिंग करते हैं। यहाँ पर उस मदर पोसम ने उस रोज को समझाया कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आज से ये तुम्हारा पहला ऑर्डर है कि तुम्हें इस बच्चे का ध्यान रखना है, तुम्हें इसे खाना खिलाना है, तैरना सिखाना है और इसके साथ ही जब तक ये हिजरत ना करे इससे पहले उसे उड़ना सिखाना है। अब रोज के पास उसका मिशन आ चुका था, हालांकि उसे बच्चों को पालना नहीं आता था, इसीलिए वो पोसम से कहती है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पोसम जवाब देती है कि कोई भी माँ पहले से तैयार नहीं होती किसी बच्चे को पालने के लिए, ये तो बस सीखना पड़ता है। ये सारी चीजें जंगल के सारे जानवर देख रहे थे। अब एक रोबोट को आखिर छोटे बच्चे को खिलाना, तैराना या उड़ाना कैसे आएगा। बस ये बेचारा छोटा सा गूस मरते मरते बचा था और अब फिंक को लगा था कि शायद ये रोबोट कहीं ना कहीं उसके काम आ सकता है। इसीलिए फिंक रोज के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एक बच्चे को कैसे संभाला जाता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पहले तो रोज समझ गई थी कि ये एक
نمبر کی چالاک لومڑی ہے اور دوغلی ہے، اس لیے اس کی بات کبھی نہیں ماننی۔ لیکن فنک اسے اپنے مطلب کے لیے بہت اچھے سے سمجھاتا ہے، مکھن لگاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ چھوٹا سا بیبی گوز بھوک کی وجہ سے زور زور سے رو رہا تھا اور لومڑی فنک نے سکھایا کہ آخر اس بچے کو کھلانا کیسے ہے۔ تب جا کر روز کو لگنے لگا کہ ہاں، فنک پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ فنک نے اپنے مطلب کے لیے تو اچھا خاصا تالاب بنوایا، اسے گرم کروایا، اس میں مچھلیاں ابلوا کر خود تو بھر بھر کے کھانا کھانے لگا اور چھوٹے گوز کے لیے بس ایک پنجہ مار کر مٹی سے کئی سارے کیڑے مکوڑے باہر نکال دیے، کیونکہ یہی تو گوز کا کھانا تھا۔ اب یہاں روز آگے فنک سے پوچھنے لگتی ہے کہ میں آخر اسے آگے کیا کیا چیزیں سکھاؤں، جہاں فنک اسے سمجھاتا ہے کہ چھوٹے بچے کو پالنا کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، اسے کئی ساری مصیبتوں سے بچانا پڑے گا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے گوز پر کئی چیزوں نے حملہ کیا، جس کے بعد ہم یہاں جنگل کی باقی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک بیور نے اپنے لیے شیلٹر بنانے کے لیے ہمیشہ ایک بڑے سے درخت کو کاٹا کرتا تھا، حالانکہ سارے جانور اس پر ہنستے ضرور تھے۔ تب روز نے بھی سوچا کہ اسے اپنے بچے کے لیے ایک شیلٹر بنانا پڑے گا، اسی وجہ سے ایک بیور کے اسٹرکچر کو کاپی کرتے ہوئے اس نے بھی لکڑیوں کا ایک بڑا سا شیلٹر تیار کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے سے گوز کا اب ایک نام رکھ دیا گیا تھا، جو کہ تھا تو بہت ہی پیچیدہ اور ساتھ میں کچھ نمبرز بھی تھے، لیکن اسے شارٹ میں برائٹ بل کہا گیا تھا۔ اب چھوٹا بل بھی اپنے پاس سے لکڑیاں اکٹھی کرتا اور روز کو دیا کرتا۔ روز نے اس طرح کر کے پورا شیلٹر بنا دیا اور اس کے بعد شیلٹر کے اندر بل کے لیے ایک چھوٹی سی پینٹنگ بھی بنائی۔ پنک نے تو اپنے لیے سب سے پہلے سونے کی اچھی خاصی جگہ بنا لی۔ اب چھوٹے بل کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اسی وجہ سے وہ پوری جگہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ پنک یہاں موقع پا کر بل کو کھانے ہی والا تھا، لیکن اب روز سمجھ گئی تھی کہ اسے بل کو کیسے بچانا ہے۔ اب یہاں فنک جو کہ ایک لومڑی تھی، اسے پتا تھا کہ چھوٹے بچے تو کہانی سن کر ہی سوتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ جیسے ہماری دادی نانیاں ہمیں کہانیاں سنا کر سلاتی تھی، ویسے ہی جنگلوں میں جو لومڑیاں ہوا کرتی ہیں وہ پرانے وقتوں میں کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ اب روز کو کہانی سنانی نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ ایک روبوٹ ہے اور اس کے سسٹم میں یہ چیزیں فیڈ نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے فنک یہاں ایک کہانی بننے لگتا ہے۔ اب تک اس نے روز کو روک رکھا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ بل کو بھی کبھی نہ بتائے کہ اسی کی وجہ سے اس کی پوری فیملی کی موت ہوئی تھی۔ وہ بار بار باتوں باتوں میں ایسا بولنے ہی لگتا ہے، لیکن تبھی فنک ان باتوں کو بدل دیتا ہے اور بل کو کبھی پتا نہیں چلنے دیتا کہ بل کی پوری فیملی کو روز نے حادثاتی طور پر مار دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بل بڑا ہو گیا ہے اور اسے باہر جا کر سوئمنگ بھی سکھانی ہے۔ روز اسے ایک روبوٹ کی طرح چیزیں سکھاتی ہے، لیکن جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں وہ بل نے کبھی سیکھی ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ بار بار پانی میں ڈوبنے لگتا تھا۔ سارے جانور بھی دیکھ رہے تھے کہ بل ایک مونسٹر کے ساتھ رہتا ہے، لیکن بل سب سے جھگڑا کر لیتا تھا کہ نہیں، وہ میری ماں ہے اور میری ماں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور میں ڈوب بھی نہیں رہا ہوں، بس مجھے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ جب وہ باقی جانوروں کے پاس جاتا ہے جو اسے بالکل اپنے جیسے دکھائی دیتے ہیں تو انہی سے جا کر بات چیت کرنے لگتا ہے، لیکن جیسا کہ بچوں میں کچھ تنگ کرنے والے بچے ہوتے ہیں، ویسے ہی ان گوز کے اندر بھی کافی زیادہ شریر گوز تھے اور وہ بل کو کہیں نہ کہیں تنگ کرنے اور اسے ڈبانے لگے تھے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں ایک مگرمچھ آ جاتا ہے۔ سارے گوز تو اڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں اڑنا آتا تھا، لیکن بل وہاں پھنس جاتا ہے اور وہ مگرمچھ تقریباً اسے کھانے ہی والا تھا کہ روز بھاگتی ہوئی آتی ہے، لیکن اس کا پیر کہیں اٹک جاتا ہے۔ تبھی روز اپنا ایک ہاتھ الگ کر کے پھینک دیتی ہے اور اس چکر میں بل کی جان بچ جاتی ہے۔ اگر آج بل کو تیرنا اور اڑنا آتا ہوتا تو شاید وہ بھی بچ نکلتا۔ اب یہاں جو دو باقی گوز تھے انہوں نے سب کے سامنے روز کی پول کھول دی کہ یہ جو تمہاری ماں ہے یہ دھوکے باز ہے، یہ ایک مونسٹر ہے اور اسی نے تمہاری پوری فیملی کو مارا تھا۔ جب یہ بات بل کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے، وہ بالکل دل شکستہ ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر آپ نے مجھ سے یہ چیز کیوں چھپائی، اور ساتھ ہی فنک سے بھی یہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو یہ بات پہلے سے پتا تھی؟ تو فنک کہتا ہے کہ ان دونوں کو تو میں نے بہت بری طرح سبق سکھاؤں گا، انہیں تو میں کھا جاؤں گا۔ بل دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے سچ بتائیے، اور بل یہاں پوچھتا ہے کہ آخر آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا؟ اب یہاں روز بتاتی ہے کہ مجھے فنک نے منع کیا تھا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، اور فنک بھی کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہوا تھا، اس وقت روز نہیں
नहीं आई थी, उसने जानबूझकर तुम्हारे वालिदैन को नहीं मारा। लेकिन बिल कहता है कि मैं जिन लोगों से ताल्लुक रखता हूँ मैं उनके पास कभी नहीं जा पाया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह गया। और बिल उस पूरे शेल्टर को और अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से बहुत दूर चला गया। तभी रोज को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो किससे मदद मांगे। इसी वजह से वो सीधा उसी जगह जाती है जहाँ वो लैंड हुई थी। उसके जैसे और भी कई सारे रोबोट्स के जिस्म वहाँ मौजूद थे। तब जाकर रोज को पता चलता है कि उस जैसे यहाँ 5 और रोबोट्स थे, यानी ये 6 रोबोट्स का पूरा एक शिपमेंट लौट आया था, जिसमें से काफी सारे रोबोट्स पानी की वजह से डैमेज होकर खराब हो चुके थे। लेकिन एक रोबोट अभी भी ठीक था और सही तरह से बात कर पा रहा था। रोज उस रोबोट से सारी इंफॉर्मेशन लेने लगती है कि वो किस मैन्युफैक्चरर से आए हैं, उन्हें किस लिए बनाया गया है, उन्हें इंसानों की मदद और उनके कामों को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, और अगर उनमें कोई खराबी आ जाए तो उन्हें वापस मैन्युफैक्चरर्स को वापस भेजा जाता है, क्योंकि उनके पास एक ट्रांसमीटर भी होता है। अब यहाँ रोज अपनी उसी दोस्त रोबोट से पूछती है कि मुझे तुमसे एक सवाल करना है, मैं यहाँ एक उलझन में फंस गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस रोबोट को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है तो वो दूसरा रोबोट कहती है कि फीलिंग्स तो सिर्फ इंसानों में होती हैं, और अगर तुम ऐसा महसूस कर रही हो तो तुम्हें सीधा मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम डिफेक्टिव हो गई हो। बल्कि रोज, जो कि हकीकत में एक रोबोट है, उसके दिल में अपने बच्चे गूज को लेकर जो एहसासात आए थे उसने बिल के साथ अच्छा नहीं किया, इस वजह से वो उलझन का शिकार थी। इससे पहले वो दूसरा रोबोट कुछ और कर पाती, रोज ने उसको शट डाउन कर दिया और उसका ट्रांसमीटर निकाल लिया ताकि वो कंपनी को अपना डाटा ना बेच सके। अब रोज काफी परेशान थी और अकेली ही जाकर एक पहाड़ पर बैठ जाती है। पिंक उसके पास आता है और उसे डांटता भी है कि आखिर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, वो भी मुझे बताए बगैर। मैं आखिर तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, और अगर तुम चले गई तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। लेकिन अब रोज समझ चुकी थी कि ये जगह उसके लिए ही नहीं। लेकिन पिंक उसे फिर समझाता है कि हम हार नहीं मान सकते, अभी भी उस बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें सीखना बाकी हैं। अगर माइग्रेशन का वक्त आ गया और उसे उड़ना ना आया तो वो बाकी सबसे पीछे रह जाएगा। और तब रोज हार नहीं मानती और अपने दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए वापस अपने बेटे बिल के पास चली जाती है। इस बार वो बिल से माफी भी मांगती है और कहती है कि मुझे प्लीज तुम्हारी मदद करने दो। पहले तो रोज बिल को अपने ऊपर बिठाकर उड़ना सिखाती है, लेकिन ये चीज भी ज्यादा देर तक करामत साबित नहीं होती, क्योंकि बिल जैसे ही तेज हवा में उड़ता वो कहीं ना कहीं नीचे जा गिरता। अब रोज यहाँ बिल को उड़ने की अच्छी खासी ट्रेनिंग देने के लिए सीधा एक इकाब के पास पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है। वो इकाब भी रोज की मदद करता है और बिल को सिखाता है कि आखिर इन छोटे छोटे परों को कैसे फैलाना है, ऊपर कैसे जाना है और वहाँ से कैसे छलांग लगानी है। रोज ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था जहाँ से वो बिल को टेक ऑफ करने के लिए ले जा सके और साथ ही प्रैक्टिस भी करवा सके। ये सारी चीजें जंगल के जानवर देखकर रियलाइज करते हैं कि रोबोट कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि सच में बिल की माँ है जो उसका इतना ख्याल रखती है। हम यहाँ एक उम्र रसीदा बुजुर्ग गूज को देखते हैं जो सबका लीडर था। वो रोज को समझाता है कि तुमने तो एक सच्ची माँ की तरह काम किया है, उसे उड़ना सिखाया है, लेकिन अभी भी बिल में कुछ चीजों की कमी है, क्योंकि जब वो हिजरत पर जाएंगे तो मौसम हर बार साथ नहीं देगा, बल्कि कभी तूफान आएगा, कभी उन्हें रुकना पड़ेगा, कभी मौसम बहुत भारी होगा तो कभी ऊंचाई पर उड़ना पड़ेगा। इसी वजह से अब रोज ने बिल की और ज्यादा सख्त प्रैक्टिस करवाई, जैसे कि उसके परों में पत्थर बांध देना और तेज बारिश और हवा के बारीपन के साथ उड़ना। आखिरकार बिल अपनी हिजरत के लिए बिल्कुल तैयार था। वो अपनी बरादरी के पास चला जाता है, सबको हेलो हाय करता है और वो बुजुर्ग गूज को अपने साथ रखता है, क्योंकि बिल की कोई फैमिली नहीं थी और इस वजह से कोई दूसरा उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। रोज को भी वो गुड बाय कहकर जाता है। रोज कहीं ना कहीं बिल को अपने गले से लगाना चाहती थी, उसे आई लव यू बोलना चाहती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, और बिल भी अपनी माँ को जाने से पहले गुड बाय कहना चाहता था और बताना चाहता था कि उसने उसके लिए कितनी अच्छी चीजें की हैं। लेकिन वो दोनों ही कहीं ना कहीं एक कदम पीछे हट गए और इसी वजह से अपने दिल की बात नहीं कह पाए। आखिरकार रोज ने बिल को एक आखिरी बार अलविदा कहा, उसे अपने ऊपर बिठाकर आखिरी बार हवा में उड़ाया। बिल ने एक बहुत लंबी उड़ान भरी और ये सारे गूज उड़कर हिजरत के लिए निकल पड़े। रोज बस एक रोबोट थी, अगर वो कोई इंसान होती या कोई जानवर होती तो फूट फूट कर रोती। रोज इस वक्त बिल्कुल अकेली बैठी थी, तभी वहाँ फिंक भी आ गया। चूंकि अब ये दोनों ही बचे थे इसलिए एक दूसरे के साथी बन गए।
पिंक उसे समझाता है कि जल्दी ही सर्दियां आने वाली हैं, सारे जानवर अपने अपने घरों और शेल्टर्स में चले जाएंगे, इसलिए हो सकता है कि रोज को कुछ वक्त अकेला रहना पड़े। रोज अपने शेल्टर में चले जाती है और पिंक भी जो इतने सालों से उस शेल्टर में रह रहा था वहीं चला जाता है। बाकी सारे जानवर भी छुप जाते हैं क्योंकि सर्दी के बायस बहुत तेज तूफान आता है। यहाँ रोज सोचती है कि अब तो उसे चले ही जाना चाहिए, इसी वजह से रोज अब सिग्नल भेजना शुरू करती है, लेकिन एक ही सेकंड में उसे रोक भी देती है क्योंकि उसे दिल से लगता था कि वो एक बार बिल से जरूर मिलेगी। लेकिन ये सारा सिग्नल एक मैन्युफैक्चरर कंपनी तक पहुंच गया था जहां से बाकी रोबोट्स को बनाया गया था। यहाँ हमें बिल की जिंदगी दिखाई जाती है जो अब शहर में पहुंच चुका था। उसे उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन जब मौसम काफी खराब था, इसी वजह से ये सारे गूस बना लेने के लिए उसी कंपनी के अंदर छुप जाते हैं जो रोबोट्स बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन यहाँ गूस का रुकना काफी खतरनाक साबित हुआ क्योंकि बाकी सारे गूस रोबोट्स को देखकर डरने लगे थे। हालांकि बिल नहीं डरता था क्योंकि वो बचपन से ही एक रोबोट के साथ बड़ा हुआ था। इसी वजह से बाकी सारे गूस डर कर इधर उधर भागने लगे और बहुत घबरा गए। वो बुजुर्ग गूस बिल से कहता है कि अब आगे की कमान तुम्हें संभालनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो इनसे नहीं डरते। तुम सबको निकालो और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो क्योंकि ऊपर से पूरी जगह को सील किया गया था और कोई ऐसा सुराख नहीं था जहाँ से ये गूस बाहर निकल सके। लेकिन बिल अपने हिसाब से इन सबको अलग अलग सीमतों में उड़ाने लगता है। बुजुर्ग गूस कहता है तुम लोग आगे बढ़ो, मेरा इंतजार मत करना, मैं आता हूँ। क्योंकि उसी वक्त वहाँ बड़े बड़े रोबोट्स आ गए थे और उन घुसपैठियों को मारने लगे थे। उनकी लेजर लाइट से ऊपर की छत में एक सुराख हो गया था। बिल को वो सुराख नजर आ गया था, इसीलिए वो सारे गूस को लेकर वहां से भागने वाला था। लेकिन बुजुर्ग गूस को एक लेजर लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो रात में तकरीबन डिस्चार्ज हो चुकी थी और उसे कहीं ना कहीं बिल के ख्वाब आ रहे थे। तभी पिंक उसके पास पहुंचता है और कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा और साथ ही सर्दी भी बहुत ज्यादा है, मैं वहाँ अकेले नहीं रह पाई। हो सकता है मेरे जैसे बाकी जानवरों का भी यही हाल हो, तो क्या हमें साथ चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। रोज इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि इसे भी बाकी जानवरों की मदद करनी थी। रोज और पिंक दोनों मिलकर काफी सारे जानवरों को बचाते हैं क्योंकि पिंक सूंघ कर किसी भी जानवर के बारे में बता सकता था और रोज किसी को भी रेस्क्यू कर सकती थी। फिर वो जानवर चाहे पानी में हो, किसी झोंपड़ी में, दरख्त में या कहीं भी। रोज कई जानवरों को इकट्ठा करके अपने शेल्टर में ले आती है। यहाँ तक कि सबसे भारी और खौफनाक रीछ जिससे सब डरते थे उसे भी रोज वहाँ ले आती है। लेकिन पता चलता है कि अलग अलग नस्लों के जानवर इकट्ठे होने से सब एक दूसरे से बुरी तरह लड़ पड़े हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। तभी पिंक जोर से चिल्लाती है और साथ ही रोज भी मुकम्मल डिस्चार्ज होने से पहले सबसे इल्तिजा करती है कि जब तक बाहर नहीं आ जाती और ये सर्दी खत्म नहीं हो जाती हमें एक साथ जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि कोई भी मत लड़ो और यहाँ मिलजुल कर रहो। जानवर इस बात के लिए मान जाते हैं और बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे की मदद करते हुए एक ही जगह बैठ जाते हैं। अब तो ये हाल था कि कोई भी जानवर किसी के बच्चे को पाल रहा था। आखिरकार बाहर का मौसम आ गया और सारे जानवर बाहर निकल गए। रोज भी जब बाहर आती है तो चार्ज हो जाती है और देखती है कि गूस वापस आ चुके हैं, यानी हिजरत खत्म हो गई है। इसका मतलब था कि बिल भी जरूर लौटा होगा। वो दूर से देखती है कि बिल अपने पूरे ग्रुप के साथ एक लीडर बनकर लौटा है। रोज को भी बहुत खुशी होती है लेकिन उसे लगता है कि शायद अब उसे बिल के पास नहीं जाना चाहिए। बिल उसे जरूर भूल गया होगा। इसी वजह से रोज अपनी उसी जगह चली जाती है जहाँ उसने उड़ने का प्लेटफॉर्म बनाया था। अब यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल रोज ने जो सिग्नल भेजा था सिर्फ 1 मिनट के लिए ही सही, उस सिग्नल की वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ दूसरे रोबोट्स को वहां भेज दिया था। एक रोबोट जिसके कई सारे टेंटिकल्स थे नीचे उतरती है, उसका नाम वोंत्रा था और वो रोज को अपने साथ वापस ले जाने आई थी। वो रोज को बताती है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसके सिग्नल को ट्रेस कर लिया था और सिर्फ रोज ही एक ऐसी रोबोट है जो जंगली जिंदगी में रह कर आई है, जानवरों के पास रह रही है और उसने कई ऐसी चीजें सीखी हैं जिनका तजुर्बा होना जरूरी है, इसलिए उसकी पूरी मेमोरी को साफ करना पड़ेगा। रोज मना करती है कि मेरा सब कुछ छीन लो लेकिन मेरी यादें मत छीनो, लेकिन वोंत्रा कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा
तुम्हारी यादें महफूज रहेंगी। वोंथरा रोज को साथ लेकर जाने ही वाली थी कि तभी फिंक भी भागता हुआ आता है और कहता है बिल तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, जल्दी चलो ना। तो रोज वोंथरा से कहती है 1 मिनट रुको, मैं अपना कुछ सामान भूल गई हूँ, बस अभी लेकर आती हूँ। और रोज वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वोंथरा को समझ आ गया था कि अब रोज वापस नहीं आएगी। रोज भागती हुई आती है और सबसे पहले बिल से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। बिल कहता है मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी हैं, आप बस रुकें तो सही। बाकी सारे जानवर भी एक दूसरे के साथ थे और बातें कर रहे थे। कह सकते हैं कि रोज अपने असल घर लौट आई थी, लेकिन तभी वहाँ बाकी रोबोट्स भी पहुंच जाते हैं और जानवरों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सारे जानवर भी उन रोबोट्स से लड़ने के लिए तैयार थे। सब जानवर मिलकर उन बड़े बड़े रोबोट्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन वोंथरा उन तमाम रोबोट्स को खुद को ब्लास्ट करने का ऑर्डर देती है। वो रोबोट्स जैसे ही ब्लास्ट होते हैं पूरे जंगल में आग लग जाती है। अब बेचारे जानवर वहाँ से भागने लगते हैं और वोंथरा रोज को भी मफलूज करके अपने खलाई जहाज में डाल लेती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। वो रोज पर तजुर्बात करने और उसकी सारी यादें निकालने वाली थी। रोज बहुत चिल्लाती है कि प्लीज मेरी यादें मत मिटाओ, मेरे पास बहुत सारा डाटा है, तुम सब कुछ ले लो, बस एक मेमोरी डिलीट मत करो और मेरे और बिल की यादों को अलग मत करो। लेकिन वोंथरा ऐसे नहीं करती और रोज की पूरी मेमोरी अलग कर देती है और उसे डीएक्टिवेट कर देती है। रोज बिल्कुल बेजान हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिल अपने सारे साथी गूज के साथ उसी एयरशिप पर हमला कर देता है और सीधा जहाज के अंदर घुस जाता है और रोज को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। जब वो देखता है कि रोज बिल्कुल बंद पड़ी है तो वो उसके पास जाता है और रोते हुए कहता है मम्मा आई लव यू, प्लीज उठे, आप प्लीज उठ जाएं। और हम देखते हैं कि सच में वो डीएक्टिवेटेड रोबोट यानी रोज जिसकी सारी यादें मिटा दी गई थी दोबारा जिंदा हो जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिल ने उसे दिल से पुकारा था। इसके बाद रोज कहती है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। रोज और बिल दोनों वहाँ से भागते हैं। बाकी सारे जानवर एक बेवर के पास जाते हैं जिसने एक दरख्त को तकरीबन काट दिया था और उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज जंगल में आग लगी है, हमें इस दरख्त को गिराना है ताकि पानी का रास्ता बने। बीवर पहले तो नखरे दिखाता है कि तुम लोग मुझ पर हंसते थे ना, लेकिन सारे जानवर मिलकर उसकी मदद करते हैं, इस दरख्त को गिराते हैं और जैसे ही पानी जंगल में बहता है पूरे जंगल की आग बुझ जाती है। दूसरी तरफ रोज और बिल भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वोंथरा उन्हें पकड़ लेती है। तभी राज का कटा हुआ हाथ सीधा उसी पैनल पर जा गिरता है जिससे वो सिस्टम स्टार्ट कर देती है और वोंथरा के छिथड़े उड़ जाते हैं जो ग्रेविटी के बायस छत पर चिपक जाते हैं। रोज इस एयरशिप को फाड़ देती है और सीधा नीचे छलांग लगा देती है। वो बिल से कहती है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रोज बिल को अपने जिस्म के अंदर छुपा लेती है, खुद को एक गेंद की शक्ल में बदलती है और इतनी ऊंचाई से नीचे कूद जाती है वो नीचे गिरकर तकरीबन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन फिर भी महफूज तरीके से उतरती है और बिल को भी बहिफाजत बाहर निकाल लेती है। सारे जानवर उन दोनों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन पूरा जंगल जल चुका था। सारे जानवर कहते हैं कि आज के बाद तुम रोज कहीं नहीं जाओगी, बस यही तुम्हारा घर है। लेकिन रोज कहती है अगर मैं ना गई तो मुझे ढूंढने के लिए दोबारा किसी न किसी को बेचते रहेंगे और हर बार ऐसे ही रोबोट्स आएंगे, इसलिए मुझे एक बार तो वहाँ जाना ही पड़ेगा और मैं वादा करती हूँ कि मैं लौट कर जरूर आऊंगी। लेकिन अब तक सारे जानवरों को रोज से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। वो उसे बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन रोज को मजबूरन अपना सिग्नल वापस भेजना पड़ता है और वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। आखिरकार मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी उसे लेने पहुंच जाती है। हर बार की तरह इस बार भी जब सर्दियां आती हैं तो सारे गूज हिजरत के लिए निकल जाते हैं और बाकी जानवर अपने बनाए हुए शेल्टर में रहते हैं। पिंक सारे छोटे बच्चों को रोज और बिल की कहानियां सुनाया करती है। आखिर में एक मंजर दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स अपने काम कर रहे हैं जैसे उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई हों। तभी एक छोटा सा गूज निकल कर आता है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। दरअसल ये बिल था और वो जिस रोबोट के पास जाकर खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि रोज थी। यादाश्त मिटाए जाने के बाद भी उसके अंदर के एहसासात जिंदा थे। वो बिल को गोद में उठा लेती है और उसे प्यार करती है। इसी के साथ गाइस बहुत ही शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सच है, चाहे वो रोबोट हो या इंसान, अगर किसी को आपसे सच्ची मोहब्बत और लगाव हो जाए तो वो मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती।